नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी गोरखपुर से मिल रही, इससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जनता इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। गोरखपुर को मुख्यमंत्री ने नए साल का तोहफा भी दिया है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इतना ही नहीं, 1533 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को उन्होंने एक सौगात के रूप में दिया है। मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया है। हजारों लोगों को रोजगार दी गई है, रोजगार की गारंटी भी मिली है। सीएम की ओर से कहा गया है गोरखपुर में बन रहा है वेटरनरी कॉलेज। सीएम ने यह भी अपने संबोधन में कहा है। तो गोरखपुर को सीएम ने नए साल का तोहफा दिया है और ये तस्वीर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और खास तौर पर जब भी गोरखपुर में जाते हैं ये तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जब बच्चों के साथ हो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और आज की भी तस्वीरें कुछ खास नजर आ रही हैं। 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर असुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग भट्टे भी लगा रहे होंगे, ईंट बिके, क्योंकि जब ईंट तभी बिकेंगे जब विकास कार्य होगा। हाँ, महेंद्र पाल सिंह के तो भाई 5 भट्टे तो हैं। विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही 4 फाटक से लेकर के वहां पे तो फ्लाईओवर बनी गया है, और सुरन तक का मार्ग ये भी 4 लेन का हो जाएगा। इसका पैसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके अन्य तमाम योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग को भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। और अन्य तमाम विकास की योजनाएं हैं गोरखपुर की, जिन्हें आज इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कुल ये 1533 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में एक नए गोरखपुर का दर्शन कराएगी। याद करिए, एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था, और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए, इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है।
एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। अब इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए, मरने वाले बच्चे कौन होते थे? वे मरने वाले बच्चे तो हमारे लिए समाज के बच्चे थे, देश के बच्चे थे। देश की वह विरासत थी, अमानत थी। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भयभीत नहीं होगा बीमारी से। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी, लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है। और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में हमने तैयारी की है। देखिए, प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पर संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस आए। हम देख रहे हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कई दफा यहाँ पर आते। देखिए, अब इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में।
तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप एएनआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश समस्त पूरे देशवासियों से अपील करना चाहें कि प्रयागराज आवें और तीर्थस्थली प्रयागराज के दर्शन, ये हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। हम एएनआई के माध्यम से भी अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें, प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। और प्रयागराज में हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की बहुत बेहतरीन सुविधा है और सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग आवें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सपा कार्यालय के पास एक बार फिर होर्डिंग लगाई गई है। सपा नेता रंजीत सिंह ने यह होर्डिंग लगाई है। आपको बताते चले कि योगी सरकार में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यह होर्डिंग लगाई गई है। सपा कार्यालय के बाहर एक बार फिर से होर्डिंग नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। सपा के राज में बुलडोजर गैराज में जाएगा, ये होर्डिंग लगी हुई है सपा कार्यालय के बाहर। बुलडोजर को लेकर एक बार फिर से विपक्ष का जो रुख है वो अलग तरीके से देखने का मिल रहा है और ये होर्डिंग आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है कि सपा के राज में बुलडोजर गैराज में जाने वाला है, गैराज में जाएगा। तो सपा कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगी हुई है और इस होर्डिंग में तमाम तरीके की बातें लिखी गई हैं। बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। तो ये होर्डिंग पर एक बार फिर से जो सत्ता पक्ष का रुख है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें बुलडोजर पर पूरी तरह से निशाना साधा गया है। अक्सर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर मामले को लेकर जो विपक्ष है वो तमाम तरीके से घिरता रहता है और आज भी बुलडोजर को लेकर सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा गया है कि बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल 27 में दिखाएगी दंग। और इसी होर्डिंग को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा पर याचिका दाखिल की है। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती दिया है। जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा था, जिसको लेकर आज जियाउर रहमान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाई गई है। याचिका में एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की गई है। अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है जियाउर रहमान की ओर से। तो संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, हिंसा भड़की थी, जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा के लिए उकसाने को लेकर गंभीर आरोप लगा था और इसी आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर आज कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है कि जब तक पूरी तरह से इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक इस याचिका को उन्होंने दायर की है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर आपको बताते चले कि आज पूर्व में कर्नाटक विधानसभा के दौरान अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक परिवाद दाखिल किया था, जिसके बाद सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। और 26 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था। इसी के चलते अब मामले पर कोर्ट की सुनवाई आगामी डेट 10 जनवरी होगी। आज राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 में लगा हुआ था, जिसमें वादी मुकदमा विजय मिश्रा जी जो चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, उनसे जीरा होनी थी और वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी आए थे। उनसे अभियुक्त के अधिवक्ता ने जीरा किया है और शेष जीरा होनी है, जिसमें माननीय न्यायालय ने 10 तारीख की तिथि नियत किया है और इस शर्त के साथ कि अगली पेशी पर आप जीरा कंक्लूड कर लेंगे। तो 10 तारीख को मुलजिम के अधिवक्ता को जीरा समाप्त करनी पड़ेगी।
तो इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी ने टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का आह्वान किया है। निक्षय मित्र के रूप में टीबी मुक्त प्रदेश का सपना साकार करेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस और कुलपतियों पर ये भरोसा मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्त किया गया है। स्वस्थ लोगों को संक्रमण से बचने के लिए ये प्रयास किए जाएंगे, ये प्रयास तेजी से किए जाएंगे। प्रदेश में टीबी उपचार की सफलता में वृद्धि भी हुई है। एक भी टीबी रोगी छूट न पाए, ये सबका साझा दायित्व रहेगा, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। टीबी रोगी समाज का अंग, उनका सहारा बने। निक्षय मित्र योजना के तहत स्वस्थ भारत से ही समर्थ भारत का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, समर्थ भारत की ही बन सकता है शक्तिशाली भारत। तो आपको बताते चले कि टीबी को लेकर के, टीबी मुक्त भारत को लेकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री की ओर से आह्वान किया गया था और मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कुलपति भी शामिल होंगे, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस भी होंगे, जो निक्षय मित्र योजना के तहत लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। और इस योजना के तहत कोई भी मरीज छूट ना पाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। तो सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस और कुलपतियों पर यह मुख्यमंत्री ने भरोसा व्यक्त किया है। स्वस्थ लोगों को संक्रमण से बचाने के तेज प्रयास भी किए जाएंगे। प्रदेश में टीबी उपचार की सफलता में वृद्धि हुई है और इसी सफलता के साथ मुख्यमंत्री एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को रखा गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके साथ इस योजना की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है। टीबी मुक्त प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर से बनाने की चाहत है। मुख्यमंत्री तभी इस पहल की एक बार फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से इसकी पहल की गई थी, जिसमें बहुत वृद्धि देखी गई है, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पहल को आगे ले जाने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस और कुलपतियों के सामने ये जिम्मेदारी पेश। तो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए का दामन थामने के बाद से ही 2025 में पार्टी की रंगत बदल गई है। पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी के एक निर्णय से एक तरफ जहां देश के चारों सदन में पार्टी की पहुंच हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से सम्मानित हो गए हैं। इस पर आरएलडी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने 2024 में एनडीए का जैसे ही दामन थामा, उसकी लगातार जो मजबूती है वो राष्ट्रीय लोकदल की जमीनी स्तर पर मजबूत होती चलेगी। जहां एक तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सभी सदनों में राष्ट्रीय लोकदल पहुंच चुकी है। यानी कि 2024 में राष्ट्रीय लोकदल निखर के सामने आया है और मजबूती के साथ में। आखिरकार 25 में क्या तैयारी है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय लोकदल के रोहित अग्रवाल जी, हम उनसे पूछेंगे। आखिरकार रोहित जी, 2024 में क्या क्या राष्ट्रीय लोकदल की उपलब्धियां रही हैं और 25 में क्या प्लान है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर जनता के हित में आवाज उठाई है और जनता के लिए संघर्ष किया है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए, जिस तरीके से 2024 में हमने हर सदन में जनता के आशीर्वाद से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और हमने वहां पे भी जनता के मुद्दों के ऊपर बात करने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल को कहा जाता है कि साहब आपने पाला बदल दिया या आपने दूसरे का दामन छाम लिया। आप मुझे एक पार्टी बता दीजिए जिसने किसी और के साथ गठबंधन ना किया हो। समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, वो बसपा के साथ भी गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस के साथ भी कर चुकी है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी कर चुकी है। मतलब कोई ऐसा बचा है? भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर चुकी है। इंडिया गठबंधन के अंदर है, कभी अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि खाली नीचा दिखाने के लिए आलोचना करना, ये विपक्ष की कहीं ना कहीं एक मंशा हो गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल 2025 में किसानों के मुद्दे पर मुखर रहने वाला है। हम गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। हम किसानों को एमएसपी के दायरे में लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल स्किल इंडिया के माध्यम से माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को मजबूत करने का काम किया, उनको नए हुनरों से जोड़ने का काम किया है। हम बेरोजगारी जो दर है हमारे देश की, उसको कम करने का काम करेंगे और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर
प्रदान करवाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा युवा हुनरवान होगा वो देश विदेश में हमारे देश की ख्याति को बढ़ाने का काम करेगा। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीतियों पे भी जितना बेहतर काम हो सकेगा उसको बेहतर करके अपने देश के भविष्य को मजबूत करने का, नींव को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। हमारे लिए मुख्यतः किसान, युवा, महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दे 2025 के रहने वाले हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी अपनी सीमाओं को बड़ा करे और हम अन्य राज्यों में भी अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से भी पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पर एक बयान दिया गया था जिस पर जो है विपक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे इस पर? आरएलडी का क्या स्टैंड है? देखिए, किसी के बयान को काट के, एक छोटी क्लिप काट के उसको चलाना और उसके बाद फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं टीकाकशी करना, उसके लिए संसद को ना चलने देना, ये विपक्ष का दोहरा चरित्र दिखाता है बाबा साहब के प्रति। जिस तरीके से आज बाबा साहब हों, चाहे हमारे लौह पुरुष पटेल जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, जिस तरीके से आज एनडीए सरकार उनका सम्मान कर रही है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान करने का काम किया है। आज हर उस वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है जिनकी मुख्य भूमिका देश के निर्माण में रही है। परंतु ये एनडीए की, ये कहीं ना कहीं एनडीए के जो समर्पण है अपने महापुरुषों के प्रति, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों को उठाने का काम करता है। देखिए, विपक्ष ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनको चुनाव हराने में इनकी एक भूमिका रही कांग्रेस की। किस तरीके से नेहरू जी ने हमेशा बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया, उसके बाद आज ये कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब के नाम पे वोट बटोरने के लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से मजबूती से अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी महापुरुष का अपमान तो हो ही नहीं सकता। हमारे काम कर रहा है तो वो एनडीए गठबंधन कर रहा है। आरएलडी के ही एक प्रवक्ता ने जो है बाबा साहब के खिलाफ जो बयान दिया हुआ उसका विरोध करते हुए विपक्ष का जो है समर्थन किया है, जिसकी वजह से आरएलडी ने सभी प्रवक्ताओं को जो है हटा दिया गया उनके पदों से। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति को अगर पद मिला उसके बाद वो पार्टी में नहीं है और उसके बाद वो पार्टी का कहीं बैनर लेके और गलत बयान दे देता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये देखना चाहिए और मीडिया को भी ये जनता के सामने लेके आना चाहिए कि ये राष्ट्रीय लोकदल का बयान नहीं था। परंतु उसके बाद भी राष्ट्रीय लोकदल ने तुरंत, जैसे ही हमें ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय लोकदल के नाम का प्रयोग किया है, हमने तत्काल प्रभाव से अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया और जहां पे कोई अपमान हुआ ही नहीं है वहां पे इस तरीके की बयानबाजी करना ये पूरी तरीके से खुद ही गैर जरूरी बयानबाजी है। तो कैसे कर सकता है राष्ट्रीय लोकदल? तो ये थे मोहित अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है राष्ट्रीय लोकदल की क्या उपलब्धियां रही हैं 2024 में और आखिरकार 25 में क्या उनके प्लान हैं, कैसे पार्टी को और मजबूत करना है, इसको लेकर के आगे की प्लानिंग क्या है, ये सभी बातें हमसे साझा की है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।